हेलो क्लास 7। मैं धर्मेंद्र आपका एग्ज़ाम टाइम मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कई स्कूलों में एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए हैं। अब तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करें। और मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का पेपर हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन धर्मेंद्र, BSc Math Honors from DU, MSc Mathematics, B.Ed Mathematics, और मैं सूर्य पब्लिक स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो आइए हम सैम्पल पेपर देखते हैं। जो मैंने सैम्पल पेपर लिया है वो केंद्रीय विद्यालय का लिया है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन इस तरह के थे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उनको काट के आपके जो सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने इसमें ऐड किया है। सबसे पहले जो सेक्शन ए रहेगा आपका पेपर जो डिवाइडेड रहता है वो कई सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, ABCD। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए जो रहेगा वो 1 मार्क्स के लिए रहता है और उसमें आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं। आपके मैंने जो इसमें MCQ क्वेश्चन लिए हैं वो 10 हैं और एक मार्क्स के इसमें 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। बाकी सेक्शन 2 मार्क्स के दे रखे हैं। अब देखिए स्टार्ट कैसे करना है आपने पेपर। हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास सबसे पहले सेक्शन ए अगर आप सॉल्व करते हैं, वैसे तो अच्छा ये रहेगा कि सेक्शन बी से आपने स्टार्ट करना है, या फिर जो सेक्शन आपको अच्छी तरीके से आता है वो आपने करना है, क्योंकि सेक्शन ए में आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेयर वर्क करते हैं और फेयर वर्क करने की वजह से आपका एग्ज़ाम लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। अगर आप सेक्शन ए भी अटैम्प्ट करते हैं पहले, तो उसमें आपने कोई भी ज़्यादा फेयर वर्क नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर MCQ क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ आपका आंसर देखा जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, आपका फेयर कैलकुलेशन नहीं देखा जाता। तो देखिए, आपके जो आंसर शीट होती है वो लगभग इस तरह से रहेगी। आप उसमें सेक्शन ए डालेंगे और आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है। मान लीजिए कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ 7, 11, 13, 7, 2, 5 एंड 4। अगर आपने इन सब का मीन फाइंड करना है तो सिंपल है कि आपने इन सबको ऐड करना होगा और मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप सब जानते हैं। अगर आपने इस शीट को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, आपने जो सॉल्व करना है, जो पीछे की साइड में आपकी शीट होगी वहाँ पर आपने सॉल्व करना है। तो आपको पता ही है जो मीन होता है वो आपका होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। आपने जितना हो सकता है उतना टाइम बचाना है, तो आपने सीधे यहाँ पर आपने सबका सम कर देना है। 11 + 13 + 7 + 2 + 5 + 4 1 2 3 4 5 6 7 जितनी टर्म है उन सबको नीचे लिख देंगे। जब आप इन सबको प्लस कर रहे हैं तो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 14 और 49/7। जब आप इसे कट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास 7 × 7, 7 × 7 = 49। सेम टेबल से आप इसको कटिंग करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7 है। अब आप देख पा रहे हैं आपके पास जो MCQ में क्वेश्चंस में ये पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 7.5, 6, 7 और 13 दे रखा है। तो आपने सीधे यहाँ जाना है और आपने इसके अंदर ऑप्शन सी आपने करेक्ट करना है, उसका आंसर 7 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपने कोशिश करनी है जो आपका फ्रंट है वो बिल्कुल आपको क्लीन दिखना चाहिए। वहाँ पर रफ वर्क भी मत कीजिएगा। जो लास्ट पेपर होता है उसमें रफ वर्क करेंगे, क्योंकि टीचर सिर्फ आपका रफ वर्क नहीं देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। और जो भी रफ वर्क कर रहे हैं आप पीछे की साइड में करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। अब ट्राइंगल में जो ये वैल्यू x है और ये 50 है और आपके पास ये 120 दे दी।
आपको पता होगा कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ऑफ अदर साइड। कहने का मतलब यह है कि इस एंगल को छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एक्स्ट्रा एंगल आपका 120 है और जो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल जो अदर साइड में अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपके पास x प्लस का 50 है। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 प्लस वाला इधर जाएगा और x की वैल्यू 120 माइनस के 50 हो जाएगी और x की वैल्यू आपकी 70 आ जाएगी। देखिए मैं आपको समझाने के लिए सारे फॉर्मूले वगैरह लिख रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में सिर्फ आपका मोटिव रहेगा कि आंसर को कैलकुलेट करना। तो आपने सीधे आप इस तरह से जैसे कैलकुलेट कर पाते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 होता है, तो आप इधर जाके सीधे इसको माइनस कर देंगे और आपका 70 आ जाएगा। आपके इतने क्वेश्चन पे जितना हो सकता है उतना टाइम बचाना है और आपका इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन 70। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसमें आपसे कह रहा है कि 1/4 ऑफ 16। आप सब जानते हैं कि ऑफ की जगह आपका मल्टीप्लाई का साइन आता है और अपॉन 16। 4 से आप कटिंग कर सकते हैं, 4 बन जाए 4, 4 4 जा 16 और 1 की मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो 4 आएगा और नीचे 1 है तो 1 लिखिए या मत लिखिए। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका आंसर आएगा वो सी हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर भी पा रहे हैं और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है आपने 16/40। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग समझिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इसको आपने कटिंग करनी है। जब आप इसको कटिंग करेंगे तो कोई एक कॉमन टेबल देखिए जिससे दोनों नंबर कट जाएं। तो आप 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 यानी 2/5। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो आप सिंपल आप पहले इसको 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ हमारे यहाँ इसमें 20 जो है 10 पे आता है 2 के टेबल में, फिर यहाँ से कटेंगे 2 और यहाँ पे कितना 5, लास्ट में जाके 2/5 ही मिलना है आपने। या फिर आप इतने जल्दी कैलकुलेट हो जाइए कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों टेबल में कॉमन टेबल होना चाहिए जो जिससे आप कटिंग कर रहे हैं। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2/5। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2/5 यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक इसमें आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी इफ 2x प्लस के 16 इक्वल टू 26। आप सब जानते हैं सबसे पहले वेरिएबल को और जो आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको सेपरेट करेंगे। देखिए इसका 2x है तो ये वेरिएबल है तो 2x हमने यहीं रहने दिया और इसको प्लस वाले को जब इधर लेके जाएंगे तो 26 माइनस 16 हो जाएगा। जब आपने यहाँ पर माइनस किया तो आपके पास 26 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा और x की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में जाएगा और 2 5 जा 10 होता है, x की वैल्यू आपकी 5 आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप पेपर में देखने को मिलेंगे, बट हो सकता है इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट ये जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। लास्ट टाइम में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आप एग्जाम पैटर्न को समझ पाएंगे और आप अपना पेपर में टाइम बचा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका इसका आंसर ए आया है, यानी उसका जो ऑप्शन था वो 5 आंसर आया था आपका। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए आपसे कह रहा है कि 576 आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप इसको 2 से जब आप करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से फिर से करेंगे 2 4 4, फिर 2 से करेंगे आप यहाँ पर तो ये आपके पास आएगा 7 2, फिर 2 से करेंगे आप यहाँ से 36, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 18, फिर 2 से करेंगे यहाँ 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1।
तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर जो आई है वो 6 आई है और 3 की पावर 2 आई है। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन जो है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी इस तरह की लाइन अगर हम आपको दे रखी हो, मान लीजिए ऐसे कोई लाइन है और यहाँ पर जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लाइन एल और एम मान लीजिए इसको, ये पैरेलल है और ये हमारे पास ये जेड और ये आपको यहाँ पर दे रखा है 30 और यहाँ पर ये आपको वाई और यहाँ पर दे रखा है आपको एक्स। ध्यान रखिएगा जब भी ये इस तरह से जो एंगल बनेंगे वो आपके इक्वल होंगे, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है वर्टिकली अपोजिट, यानी जेड की वैल्यू आपके पास आ गई है 30, बट वो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर आप वाई निकाल लेते हैं तो वाई और एक्स अपोजिट हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि ये इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अगर इस तरह से कोई लाइन पे जो एंगल बनते हैं इसका सम 180 होता है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल होते हैं, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। और y की वैल्यू जब इधर जाके माइनस होगी आपकी, तो ये आपका 180 माइनस के 30 आ जाएगा। जब आपने इसे माइनस किया तो आपके पास 150 बचा, यानी आपके पास y की वैल्यू 150 आ गई है। और y इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी हमारे पास वर्टिकली ही एंगल था। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है हमारे पास तो इक्वल हो जाते हैं। तो आपके पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई है। और आपसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर आप जब देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकाल के हमारे पास जो आई है वो आई थी आपके पास 150। तो आपने इसके अंदर ऑप्शंस में ए ऑप्शन लिखना है 150, बी और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर आपके पास बाई की वैल्यू जो आई थी वो भी आपकी आई थी 150, और जो जेड की वैल्यू थी आपके पास वो आई थी आपके पास 30, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। तो आपके पास सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 30। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपसे ये कह रहा है कि मीडियन फाइंड करना है। आपको डाटा दे रखा है, डाटा दे रखा है आपको 7 8 2 4 3। देखिए वैसे तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना जरूरी होता है। सबसे पहले आपके पास 2 सबसे छोटा नंबर है, फिर इसके बाद 3 4 7 8, यह आपका है असेंडिंग ऑर्डर। और आपसे बोल रहा है कि इसका मीडियन फाइंड करो। मीडियन मतलब जो टर्म बीच में होगी उसे हम मीडियन बोलेंगे। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 टर्म है, 2 टर्म इधर चली गई और 2 टर्म इधर चली गई, तो बीच में जो बचा है वो हमारा पास 4 बच गया है। यही हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन। याद रखिए मीडियन का मतलब होता है जो नंबर, अगर हम इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और आधे नंबर इधर चले जाएंगे आधे नंबर उधर, और हमारे पास जो बीच में बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। ये जो ऑड के लिए होता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो n की वैल्यू थी वो 5 थी, इसलिए तो आपके पास जो ऑप्शन आया है वो हमारे पास 4 आया है। तो इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं MCQ में क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन का सही हो जाएगा आपका 4। तो देखिए सेक्शन ए का हमने जो MCQ पार्ट है ये अच्छे से किया है। आप कितना टाइम बचा सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब आपसे कह रहा है कि राइट द एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अभी मैंने आपको बताई थी एक्स्ट्रा एंगल की प्रॉपर्टी, वो आपने इसको स्टेटमेंट में लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये 11 है। अब यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ अदर साइड।
कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से ये है तो ये एक्स्ट्रा एंगल हो जाएगा, एंगल इसके 3 मान लेते हैं, ये एंगल 1 और एंगल 2। अगर आप इसे पिक्चर से अच्छे से समझा पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है, आप उसके बारे में एक्स्ट्रा लिख पा रहे हैं तो ये यानी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 12 है वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए इस जो आपका ये क्वेश्चन था, पहले एक चैप्टर हुआ करता था कॉन्ग्रुएंट वाला, वो चैप्टर आपका कट गया, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए आपको इस तरह से ट्रायंगल दे रखा है, ये इसमें ये आपको शो कर रहा है कि इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल है, और ये एंगल x, ये एंगल x और ये एंगल x। आप जानते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को जो सम होता है वो आता है 180, और एंगल ए की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू भी x है और इसकी वैल्यू भी x है, तो ये हो गया आपका 180, क्योंकि तीनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि तीनों साइड जब इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। वैसे आपको पता होगा डायरेक्ट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 60 होती है, बट हम निकाल के देख रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना है। तो आपके पास जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी वो 3x इक्वल टू 180 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू निकालेंगे तो 180/3 यानी आपके पास 60, कटिंग करें 3 बन जा 3, 3 6 जा 18 एंड 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 60 आ जाएगा। देखिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपसे सिंपल पूछ रहा है कि -44/72, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो आपने सॉल्यूशन डालना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्वेश्चन उतारने की भूल ना करें, क्योंकि इसमें आप सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगे अपना। आप इसे कटिंग कीजिए से किसी भी नंबर से, तो आप देख पा रहे हैं कि अब 2 के टेबल से जब भी लास्ट में ऑड नंबर होता है तो वो 2 के टेबल से नहीं जाएगा, बट यहाँ पर जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, ये इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 72, 2 से जब इसे करेंगे तो 22, जब इसको करेंगे तो 36। एक बार और कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल से 11 और ये 18। देखिए कटिंग करने के बाद आपके पास जो रह जाता है -11/18, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में दोनों डिजिट आती हों, कॉमन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है कि राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो इसमें आपने सिर्फ स्टेटमेंट से आपने जो है अलजेब्रिक, जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी वो लिख देनी है, वो आपके पास हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है आपसे y और z को, और सब्ट्रैक्ट करना है 10 से, तो 10 माइनस का प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आगे देखिए क्लास, आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है आपने। आपके पास जो नंबर दे रखा है 721213, तो आपको 72 लाख यहाँ दे रखा है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का आप यूज करके आप किसी भी नंबर को जो बड़ा है उसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने सबसे पहले यहाँ 7 2 1 2 3 4 5 और आपके पास यहाँ पर 5 है। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ डेसिमल लगाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड। सबसे पहले आपने क्या किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 की जब यहाँ पर लगाएंगे तो डॉट हो जाएगा और 10 की पावर यहाँ 6 हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझिए, 72 लाख है आपके पास, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के तरीके को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आपने 72 ऐसे लिखा,
आपके 72 के पास जितने भी नंबर ऑफ जीरोज है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आपने 5 यहाँ कर दिया। अब आपने जो डेसिमल लगाना होता है वो एक डिजिट से पहले लगाना होता है। तो आप यहाँ से एक डिजिट पहले जब लगाएंगे तो आपने यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है तो एक ही नंबर से आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ही आपने इसको डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जाकर ये डिवाइड का आपको डेसिमल लगाना आता ही है। 10 है तो 10 एक नंबर से पहले आपका डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो 10 से मल्टीप्लाई होती है तो 5 प्लस के 1 ये आपके पास 6 हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द quadrilateral which have the both line rotational symmetry order more than a 1। तो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दीजिए। आपका जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। जब स्क्वायर को आप इस तरह से आप जानते हैं कि सारे साइड इक्वल है, जब आप उसको इस तरह से रोटेट करेंगे इस तरह से रोटेट करेंगे तो मोर देन 1 आपकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर्स आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है आपसे कि सॉल्व करना है आपने 3n-2 = 46। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल को एक साइड करते हैं और नंबर को एक तरफ। तो आप यहाँ इसको लेके जाएंगे तो 3n = 46 प्लस का 2, यहाँ से 3n = 48, n = 48/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो n = आपके पास 16 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं क्वेश्चन करने का जो तरीका है आपको जो बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था 8, तो उसी बेस पे है जैसे आपको ये दे रखा है यहाँ पर, ये आपके पास 120 है, ये आपके पास x है और ये आपको दे रखा है 50 और ये इसमें एक आपको एक्स्ट्रा ये दे रहा है कि आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जब स्ट्रेट लाइन होती है और आपसे बीच में यहाँ पर y और यहाँ पर आपको 120 दे रखा है तो इन दोनों को समझो होता है वो 180 होता है। तो y प्लस का 120 = हो जाएगा आपके पास 180, क्योंकि इस रिलेशन को बोलते हैं लीनियर पेयर। एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम जो होता है वो 180 हो जाता है। आगे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी में आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपके पास y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप इसे a b c और d का नाम दे दीजिएगा। तो इन ट्राइंगल a b c एंगल a एंगल b और एंगल c = 180। आप ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम है 180 होता है। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 50, c की वैल्यू आपके पास आई है, यहाँ से y की वैल्यू जब यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा और यहाँ 60 आ गया और 180 इन दोनों को प्लस करके यहाँ माइनस करेंगे तो x = हो जाएगा आपके 180 माइनस का 110, x की वैल्यू आ गई आपके 70। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे मैंने बताया था। और देखिए कैसे कर x प्लस की 50 = 120, x = 120 माइनस 50, x = 70। बट आपने यहाँ पर रिलेशन लिखना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू जो अदर 2 एंगल्स इंटीरियर हैं उनके सम के इक्वल होता है। अब देखिए इसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन हमने 8 इसके कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आपके पास जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कह रहे हैं कि इफ p = -10 then find p2 2p -100। तो सॉल्व करने के लिए आपने सीधे इसके अंदर पुट कर देना है
p इजकल टू माइनस का 10। देखिए अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 10 की पावर 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 10 आ जाएगा और माइनस का 100। देखिए अब जब 10 का माइनस 10 की मल्टीप्लाई जब माइनस 10 से करेंगे तो ये आपके पास 100 हो जाएगा, और क्योंकि प्लस का 100, और जब माइनस 10 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगी तो ये प्लस का 20 हो जाएगा और ये 100। देखिए माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 20। कैलकुलेशन आपने ध्यान से सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 2 पार्ट है इसके। एक और पार्ट जो है x इजकल टू अगर 2 है, देन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया इसलिए मैंने दूसरा पार्ट इसका लिया है। देन हमें ये फाइंड करना है x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। देन पुट x इजकल टू 2, सो 2 टू पावर 3 प्लस 5 एंड 2 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। जब 2 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4, 10 माइनस 2, 8 प्लस का 20 प्लस का 10 माइनस 2। ये आपके पास आ गया है 38 माइनस के 2 इसकल टू 36 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके पास जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें या तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे या कई क्वेश्चन तो आपके रिपीट होने वाले हैं। आगे देखिए, एक्सप्रेस 540 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करते हुए, हमने अभी 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। सेम आपसे वो एमसीक्यू में क्वेश्चन था, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए बोल रहा है इसको। तो 2 से करेंगे यहाँ पर 2 7 0, 2 से करेंगे यहाँ 1 3 5, और जब आप 3 से करेंगे आप इसको तो जाएगा 4 एंड 5, 3 से करेंगे आप इसको 3 1 3 3 5 से 15, फिर 3 से करेंगे आप 5, फिर 5 से करेंगे 1। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। यहाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 12 है उसमें कह रहा है स्ट्रेट द नंबर ऑफ द सिमेट्री लाइन फॉलोइंग इक्विलैटरल ट्राइंगल। फर्स्ट जो है आपके पास एन इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल आप जानते हैं कि जिसकी सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आपको इसके अंदर आपने ये बताना है कि कितनी लाइन इसके अंदर सिमेट्री पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे 1, इस तरह से डिवाइड करेंगे 2, और इस तरह से डिवाइड करेंगे 3, तो देयर इज ओनली 3 लाइन्स। सेकंड जो है आपके पास वो है एक सर्कल। सर्कल को अगर आप, ये सेंटर है, अगर सर्कल्स को आप यहाँ से करते हैं और यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो इसके अंदर जो लाइंस आएंगी तो मैनी लाइंस आएंगी। ठीक है, मैनी लाइन और सिमेट्री, क्योंकि इसके अंदर आप कभी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सेंटर से कितनी भी लाइन यहाँ पर आप खींच सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मी फादर इज 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi age. What is the age of Lakshmi? तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है लक्ष्मी एज X year. Then according to question, तो his father age is 49, 3 times of Lakshmi, it is X, 3 multiply X, and 4 years older than,
अगर मैं यहाँ पर उसकी लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करता हूँ और उसमें अगर 4 ऐड करता हूँ तो हमें 49 मिलेगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो 3x इक्वल टू 49 माइनस के 4 इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45 अपॉन 3। जब आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा 15 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन जो बढ़ रहे हैं उसमें आपका जो क्वेश्चन था 14 वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है। इसके अंदर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, 4 की पावर 3, 8 की पावर 6 एंड 6 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 24। सबसे पहले आप ये देखिएगा सारे के सारे नंबर जो हैं ये प्राइम होने चाहिए। देखिए 4 प्राइम नंबर नहीं है तो इसे आप तोड़ेंगे। जब आपने तोड़ा इसको तो आप इसको जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 2 की या 1 यानी 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3। ऐसे 8 तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 एंड होल पावर इज 6 और 6 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 पावर 3। नीचे जो है हमारे पास सेम 3 तो आपस अपने आप में भी प्राइम नंबर है 24। तो 24 को आप जब यहाँ से आप तोड़ेंगे तो 2 से करेंगे आप 12, 2 से करेंगे आप यहाँ पर 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6, 2 की पावर 18, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर जब आप स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। देखिए सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है 2, 2 एंड 2। 2 की पावर आपके पास ये हो गया 6 प्लस का 18 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और नीचे सेम बेस कौन का है 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर यहाँ पर हो गया 2 प्लस के 1 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो बनता है ये हो जाता है आपके पास 26, 2 टू पावर 26 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और आपके पास यहाँ पर जो नीचे बचा है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब देखिए जब आपने पढ़ा होगा जब m की पावर डिवाइड में जाएगी n की पावर डिवाइड में जाएगी तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 26 माइनस के 2 और 3 की पावर 2 माइनस के 3। जब ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी तो यहाँ पर 2 की पावर 24 और 3 की पावर माइनस के 1। ये हमारा इसका आंसर होगा। देखिए क्लास आगे हमारे पास जो सेक्शन बी में क्वेश्चन है, सेक्शन सी में सॉरी सेक्शन सी चल रहा है हमारा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है कह रहा है कि आपसे एक ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन वो रैशनल नंबर का था और रैशनल नंबर इस बारी सिलेबस से कट है। तो ए बी सी आपका ट्रायंगल है। इसका जो जो आपके पास बी सी दे रखा है यहाँ पर वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है आपसे ए बी सी तो 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो आपने हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा 1/2 12 इंटू 5, 2 से जब इसको हटा 6, 6 5 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्लास आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ये है कि सबसे पहले आपने सारे नंबर्स को देखना है कि जो नोमिनेटर है वो आपका छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका अगर बड़ा है, नोमिनेटर अगर बड़ा है आपका तो आपने उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप सबसे पहले यहाँ आपके पास 0 होता है, 0 से आप नेगेटिव नंबर इस साइड में होते हैं और पॉजिटिव नंबर इस साइड में होते हैं। जब नेगेटिव नंबर आपने स्टार्ट करें यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर 1 आपका 8 हो जाएगा माइनस का, फिर 2/8 हो जाएगा, ऐसे 3/8 हो जाएगा
और माइनस का 4/8 एंड माइनस का 5/8। इस तरह से ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, एक आंसर। अगर आप बी ऑप्शन को करते हैं तो बी के लिए आप चाहे अलग से कर सकते हैं या फिर आप उसके लिए इसी तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। ये आपको पता है ये 0 है, अब पॉजिटिव है तो 1/8 सॉरी, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। तो इस तरह से आपके पास जो आया है, आपके से पूछ रहा है 7/8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने नेक्स्ट टर्म भी आपने करनी है। 13/8 को देखिए, आपको मैं बता दूं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको आप, तो आपको पता है कि जब डिवाइड करेंगे 13 को हम 8 से, 8 बन जाए 8, तो यहाँ पर 5 बचा। तो इस तरह से आपने मिक्स फ्रैक्शन में जो होता है रिमाइंडर क्वोशिएंट, तो रिमाइंडर ऊपर आता है, जिसे डिवाइड किया है वो नीचे आता है, क्वोशिएंट यहाँ पर। तो आपके पास जो बचेगा वो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो है 5, डिवाइड जो है वो हमारे पास 8 है, और जिसे हमने डिवाइड किया है वो क्वोशिएंट है। तो ये हमारा आंसर जो अब आएगा, तो इसको ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर करने के लिए इसको मैं यही बता देता हूँ क्लास, जैसे कि आपने सबसे पहले 0 से 1 आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर है, और फिर 1 के बाद 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 एंड 5/8। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसीलिए मैंने सेक्शन सी तक यहाँ पर सॉल्व किया है। सेक्शन सी के भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो चैनल है आपका एग्ज़ाम टाइम, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।